हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद है। सुधांशु जी, आपको बधाई दे दूं, अब से ठीक 1 घंटे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बात कर रही थी, उनसे भी मैंने यही सवाल पूछा था, तब कांग्रेस 65 पर थी कि आपको बधाई दे दूं, उन्होंने तो स्वीकार कर ली थी। आप स्वीकार करेंगे सर या आप इंतजार करेंगे अभी? देखिए, मैं कहूंगा कि चुनाव परिणाम सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। निर्णायक रूप से अंतिम निर्णय आने के उपरांत ही निर्णय ले, परंतु हम आश्वस्त हैं कि ये जो दिशा दिख रही है, ये दिशा और तेजी से आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी शानदार, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक विजय हरियाणा में प्राप्त करने जा रही है। हरियाणा में आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीतने वाली है, और अभी कुछ देर पहले ही हमने सुना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, वो तो पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं उनको जो रिपोर्ट्स मिल रही है उसके हिसाब से बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी चूंकि अभी 10:30 भी नहीं बजे हैं, तो अंतिम चुनाव परिणाम के बारे में किसी भी गंभीर व्यक्ति को ऐसे, जिसे कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक स्टेटमेंट, निश्चयात्मक वक्तव्य नहीं देना चाहिए। और हो सकता है हुड्डा जी के ऊपर कोई कंपल्शन हो या कोई ऐसी स्थिति हो, परंतु जो सामने दिखाई पड़ रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो ट्रेंड दिख रहा है वो डिसाइसिव मैंडेट इन फेवर ऑफ बीजेपी का दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि जो अभी तक रुझान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी के पक्ष में सर कौन सा फैक्टर यहां पर काम कर गया? यहां मेरे साथ पत्रकारों का बड़ा पैनल मौजूद है और इनमें से कुछ कह रहे थे कि अगर यहां बीजेपी के पक्ष में यह फैसला आता है तो कुल मिलाकर हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से वो जाट वर्सेस नॉन जाट वाला कार्ड चल गया। सुधांशु जी, देखिए, मेरा मानना है जिन लोगों का उद्देश्य जातियों के मध्य घृणा, विद्वेष और वैमनस्य पैदा करके राजनीति करना है, वो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। मैं तो बहुत छोटी सी बात कहता हूं, जाट रेजिमेंट भारत की सेना की है और उसका उद्घोष वाक्य क्या है? जाट बलवान, जय भगवान। और राहुल गांधी ने क्या भगवान के नाम की शपथ ली है? नहीं ली है संसद में, या ये अंग्रेजी में लिया है, सोलमनी अफर्म। तो भगवान के नाम की शपथ नहीं ली और भगवान के नाम की फोटो दिखाई है। भाई, इतनी आस्था थी तो भगवान के नाम की शपथ लेके दिखाते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यहां पर विषय जात बिरादरी का नहीं है, यहां पर विषय एक समेकित विकास का है। और जहां तक अगर मैं एक बात कहूं तो मात्र 1 साल पहले तक हमारे हरियाणा के अध्यक्ष भी जाट थे, राजस्थान के अध्यक्ष भी जाट थे, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आज भी जाट हैं, जहां जाट आबादी बहुत कम मानी जाती है, और संवैधानिक पद पे भी थे। तो ऐसा नहीं है कभी कोई कहता है ये हो गया वो हो गया, हम सबको समान रूप से देखते हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी से तो ये कहना चाहूंगा, चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, जो आज तक के सबसे बड़े जाट नेता रहे, तो कांग्रेस पार्टी ने, और चौधरी 89 में मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया तो मुलायम सिंह जी ने और वीपी सिंह ने मिलकर, जो समाजवादी पार्टी में इनके साथ है। तो अगर आप परंपरागत रूप से देख लें तो जो ये सोच रहे थे अगर जात बिरादरी के हिसाब से भी, तो वो जो ऐतिहासिक जो सत्य है उनके साथ मैच खाता नहीं दिखता। सर, हालांकि देखिए अभी नतीजे तो है नहीं, हम सब जानते हैं कि शुरुआती रुझान है और हम सभी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहिए 11 बजे तक का कम से कम, ताकि कंसोलिडेट हो जाए ये रिजल्ट्स। लेकिन ये जो रुझान है कि बीजेपी वो बहुमत वाला आंकड़ा 46 का और उसको भी पार करके 50 पर अभी खड़ी हुई है, कांग्रेस 35, मतलब 2014 में जब पहली बार बीजेपी ने सरकार हरियाणा में बनाई थी तब भी 47 का नंबर था और उससे भी आगे 50 पर इस समय बीजेपी है। तो ऐसे में एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट ये नंबर आना, इसके पीछे वजह आपको क्या लग रही है सर? क्या फैक्टर काम कर गया? देखिए, मैं एक बार पुनः कहूंगा कि अंतिम निर्णय आने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकालना चाहिए, परंतु जो ट्रेंड दिख रहे हैं तो ये गंभीर सवाल भी होगा। सभा में भी भले ही एग्जिट पोल हमारे पक्ष में थे, वो एग्जिट पोल एकदम सटीक नहीं निकले, और यदि यहां पर भी ये बात आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेथोडोलॉजी या कोई व्यवस्था में कोई ऐसी त्रुटि हो सकती है, जो उन विशेषज्ञों को इसके बारे में विचार करना चाहिए कि असेसमेंट में गलती कहां हो रही है। या तो हो सकता है जनता इतनी समझदार हो गई कि वो अपना अभिव्यक्ति नहीं कर रही है, या फिर प्रक्रिया को में वो कहीं ना कहीं वातावरण से प्रभावित हो रहे हैं। अब जो भी बात रही हो, ये तो उनके विशेषज्ञों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सर जब तुलना की जा रही थी तो बीजेपी कमोबेश जम्मू कश्मीर में ज्यादा उत्साहित नजर आ रही थी नतीजों के दिन से पहले, लेकिन आज जैसे जैसे का रुझान सामने आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर जितनी उम्मीद की थी क्या उस हिसाब से ये रुझान अभी तक जो देखने के लिए मिले हैं जम्मू कश्मीर के, इस पर आपकी टिप्पणी?
देखिए, जम्मू कश्मीर में, जैसे मैं हरियाणा में कह रहा हूं, हमारे लिए बहुत अच्छे रुझान है, फिर भी मैं कह रहा हूं अंतिम परिणाम आने तक निष्कर्ष निकालने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यही हम जम्मू कश्मीर में भी कह रहे हैं। और अभी शुरुआत में तो हम कश्मीर घाटी में भी कुछ सीटों पर आगे दिखाई पड़ रहे थे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन में स्वीप करेंगे और कश्मीर क्षेत्र में भी हमारे समान विचार रखने वाले बहुत से दलों के साथ हमारा समर्थन हो सकता है। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के बारे में भी अंतिम परिणाम आने के बाद ही निष्कर्ष निकालना चाहिए, क्योंकि आपके अभी जो सुझावों में भी कोई बहुत क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही है। सही कह रहे हैं आप सर, जो रुझान आ रहे हैं उसमें भी नंबर लगातार बदल रहा है, तब्दील हो रहा है। और देखिए ना, हरियाणा को लेकर ये नंबर बदल गया है। वो 55, 52, 51, 50 से होते हुए अब बीजेपी जो है वो 48 पर आ गई है और कांग्रेस फिलहाल 34 पर खड़ी हुई नजर आ रही है। तो हरियाणा को लेकर अभी भी लेकिन इन रुझानों में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा जो 46 वाला है उससे 2 आगे 48 पर इस वक्त कंफर्टेबल पोजिशन पर सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी नजर आ रही है। सुधांशु जी, ये जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं इसमें हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, और वो ये कि जो बीजेपी ने अपने मंत्रियों को रिपीट किया है, टिकट देकर उनको उम्मीदवार बनाया है, वहां पर पार्टी को झटका लग रहा है सर। हालांकि 4 मंत्री और कुल 15 विधायक जिनके टिकट काट दिए गए, उस लेवल पर आपको लगता है टिकट बंटवारे के लेवल पर कुछ और सख्ती बरतनी चाहिए थी? एंटी इनकम्बेंसी की शायद वहां पर काट हो सकती थी सर। देखिए, मेरा मानना है कि रुझानों के आधार पर परिणामों का विश्लेषण करने से हमें बचना चाहिए, और परिणाम आने के उपरांत भी उसका विश्लेषण बहुत व्यापक तथ्यों के आधार पे, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, एक व्यापक विश्लेषण के आधार पे होता है, जिसमें 1-2 केवल इतनी आसानी से सहज रूप में नहीं कर सकते। चुनाव परिणाम के बाद हम अपनी विजय प्राप्त करने के बाद भी विश्लेषण करेंगे, जहां जहां पे कमी रह गई होगी उसके बारे में सुधार करेंगे आने वाले समय में, ताकि और अच्छी विजय की तरफ बढ़ सके। और जो भी नतीजा है सर हरियाणा और जम्मू कश्मीर का, आपको लगता है कि केंद्र सरकार और ओवरऑल राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी, उसको लेकर इसका असर पड़ेगा? और आने वाले समय में जो अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड लाइन में आगे इंतजार कर रहे हैं, उस पर भी जो भी फैसला आएगा, जिसके भी पक्ष में आएगा, वो मोमेंटम आगे मदद करेगा सर उसको? देखिए, एक बात तो बिल्कुल निश्चित है, आपके पैनल पे जो भी लोग बैठे होंगे, हमारे विरोधी दल के प्रवक्ता हों अथवा राजनीतिक विश्लेषक हों, हमारे पक्ष का विचार रखते हों या विपक्ष का विचार रखते हों, एक बात तो स्पष्ट है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अब भारत की राजनीति में इस प्रकार केंद्र में आ गई है कि हम सत्ता में हो या प्रतिपक्ष में, राजनीति की धुरी हम ही हैं। जहां पर हमारा वजूद बहुत कम माना जाता है, उस कश्मीर घाटी में भी हमारे ही खिलाफ बोला जाता है। आज बताइए, हरियाणा में सारे दल गठबंधन में चुनाव लड़े और कांग्रेस जैसी पार्टी भी आम आदमी पार्टी से गठबंधन में चुनाव लड़ने का पूरा प्रयास किया, वो गठबंधन नहीं बन पाया। अर्थात यहां भी जहां 10-12 साल पहले भाजपा का अस्तित्व नहीं माना जाता था, आज सारे दल मिलकर उसके खिलाफ लड़ रहे। तो मुझे लगता है ये भारत की राजनीति में एक युगांतर है। चुनाव परिणाम किसी भी राज्य के कुछ भी रहे, ये एक पैराडाइम शिफ्ट, जिसे कहते हैं ना कि एक वाटरशेड एरा भारत की राजनीति में स्थापित हो चुका है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने करने में सफलता हासिल की। बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, अपनी बात रखने के लिए। इंतजार करना होगा सुधांशु त्रिवेदी ये कहते हुए, लेकिन साथ ही साथ इस बात को रेखांकित करते हुए कि साहब भारतीय राजनीति में जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, इस बात को समझना होगा कि अब भारतीय राजनीति की दूरी जो है वो बीजेपी के इर्द गिर्द ही सिमटती हुई नजर आती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।